मालिनी दवे रोज की तरह सुबह सब्जी लेने के लिए अपनी बिल्डिंग से उतरती है। सब्जी लेकर के वापस जब वो उसकी में बिल्डिंग में दाखिल हो रही होती है, वहाँ पर मौजूद गार्ड से वो कहती है कि मैंने प्लम्बर को बुलाया है, कुछ देर बाद प्लम्बर आएगा तो उसे रोकना नहीं, मेरे फ्लैट में भेज देना। उसके बाद मालिनी दवे जो है अपने फ्लैट में चली जाती है। 15 से 20 मिनट के बाद एक लड़का वहाँ पर आकर के पहुँचता है और उस वक्त गार्ड जो होता है वो फ़ोन में बिज़ी होता है दोस्तों, उसका ध्यान ही नहीं होता कि कोई आया है। वो लड़का सीधा सीढ़ियों चढ़ते हुए जाकर के पहुंचता है मालिनी दवे के फ्लैट के सामने और जाकर के जब डोरबेल बजाता है, मालिनी दवे चेक भी नहीं करती कि कौन आया है और वो सीधे ही दरवाज़ा खोल देती है। और जैसे ही मालिनी दवे दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़े उस लड़के को देख करके वो चौंक जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही होती है। वो लड़का आनन फानन में अपने बैग में रखी हुई पिस्तौल निकाल के सीधा सीधा मालिनी दवे के कनपटी पर तान देता है दोस्तों। मालिनी उससे कह रही होती है, सूरज तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सूरज एक नहीं सुनता और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी उसकी बेटी, जिसका नाम काव्या होता है, उम्र जिसकी होती है 20 से 22 साल, वो दौड़ती हुई वहाँ पर आती है और सूरज को रोकने की कोशिश करती है। सूरज उसे एक जोर का धक्का देते हुए दूर फेंक देता है दोस्तों, और उसके बाद मालिनी दवे को धक्का देकर के घर से बाहर निकाल देता है फ्लैट के, और फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। और उसके बाद अंदर जो है वो उस काव्या के साथ जो है लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसके साथ धक्का मुक्की करने लगता है और काव्या को जो है कपड़े उतारने के लिए कहने लगता है दोस्तों। काव्या से ज़बरदस्ती वो कपड़े उतरवाने लगता है। तभी ये जो मालिनी होती है ये भागती हुई नीचे आती है, गार्ड से मदद मांगती है, गार्ड को बताती है कि ऐसे ऐसा एक लड़का जो है गन लेकर के उसके घर में घुस गया है। तुरंत गार्ड के फ़ोन से पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है और इस वक्त पुलिस स्टेशन में जो है ड्यूटी बजा रहे थे इंस्पेक्टर आनंद शिंदे को जैसे ही बात पता लगती है, वो तुरंत अपनी एक टीम को लेकर के मौका वारदात पर जाकर के रवाना होते हैं दोस्तों। आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में जब वो दाखिल होते हैं, तभी होता क्या है कि उनके पीछे पीछे ही उस आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के पास एक पत्रकार भी आकर के पहुंचता है। पत्रकार कौन सा? सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल चलाने वाला एक पत्रकार। उसे उन्हीं की टीम के एक हवलदार ने जो है फ़ोन कर करके ये टिप दे दी थी। अब ये पत्रकार जो वहाँ पर आकर के पहुँचता है, ये उस बिल्डिंग के बाहर से ही अपनी न्यूज़ कवरिंग करने लगता है और ये न्यूज़ पर ये बताने लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है एक टेररिस्ट दाखिल हो गया है, एक आतंकवादी घुस गया है और उसने एक लड़की को जो है होस्टेज बना लिया है। पुलिस जाकर के उस फ्लैट के सामने पहुंचती है, फ्लैट की डोरबेल बजाई जाती है। अंदर जो सूरज मौजूद होता है वो काव्या से दरवाज़ा खुलवाता है और वो जो आनंद शिंदे साहब जो जाकर के पहुँचे थे, उन्होंने पहले ही काव्या की माँ से नीचे बात कर ली थी। वो ऊपर जाकर के कहते कि मैं प्लम्बर हूँ और मुझे मैडम ने बुलाया है। काव्या कहती नहीं नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं करवाना। वो कहता है नहीं मैडम, अब बुलाया है तो मैं ठीक करके ही जाऊँगा। तभी सूरज जो है बौखलाता हुआ दरवाजे में आ पहुँचता है और आने के बाद कहता है, कहा ना तुमसे अभी हमें कुछ काम नहीं करवाना, अभी तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तभी आनंद शिंदे जो होते हैं दरवाजे को जोर का धक्का देते हैं और जैसे ही धक्का देते सूरज पीछे को हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये प्लम्बर नहीं, ये पुलिस है। उसके इतना समझने की देर थी, तब तक तो आनंद शिंदे साहब ने अपनी गन अपने हाथों में थाम करके पॉइंट आउट कर दी थी सूरज की तरफ। सूरज बौखला जाता है और अपनी गन जो है काव्या के कनपट्टी पर लगा देता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि सूरज फायर कर पाता, आनंद शिंदे साहब की गन से एक फायर होता है और गोली जाकर के सीधे सीने में लगती है सूरज के, और सूरज वहीं ढेर हो जाता है और काव्या के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है। सूरज गोली की आवाज़ से पूरा कॉम्प्लेक्स दहल जाता है दोस्तों। नीचे के लोग ऊपर भागते हैं और वो जो बाहर कवरेज कर रहा था पत्रकार, वो समझ जाता है कि टेररिस्ट का जो है एनकाउंटर हो चुका है। वो ये न्यूज़ कवर करता है और अपने चैनल पर फैला देता है दोस्तों। लेकिन एक ऐसी खबर निकल करके सामने आती है जिसके बाद आनंद शिंदे के पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि जिसे उन्होंने शूट किया था, जिस लड़के को उन्होंने मारा था, वो कोई टेररिस्ट नहीं था दोस्तों, कोई आतंकवादी नहीं था। वो जो लड़का था वो उन्हीं के ज़िले के आईएएस का बेटा था, जिसका कि नाम था सूरज कदम। और जब ये बात फैलती है तो इसके बाद इस घटना में, इस कहानी में जो कुछ होता है दोस्तों, उस ईमानदार पुलिस वाले को अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे वो और उसका परिवार रास्ते पर आने वाले होते हैं, और फिर क्या इस घटना के पीछे की सच्चाई जब निकल करके सामने आती है ना दोस्तों, तो जिस किसी ने भी सुना हैरान और आश्चर्यचकित होकर के रह गया था दोस्तों। बताऊंगा आपको पूरी घटना विस्तार से, कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे किस्से
पुलिस फाइल्स में दबे रह जाते हैं, जिसमें पुलिस तो हो जिसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था, लेकिन ईमानदारी से काम करने की सज़ा भी कभी-कभी पुलिस वालों को किस प्रकार से मिलती है और उन्हें अपनी नौकरी और अपने परिवार का भविष्य बचाने के लिए किस प्रकार से जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो आपको आज इस घटना के माध्यम से समझ में आएगा दोस्तों। जैसा कि इस घटना में हो रहा था, मुंबई की रहने वाली मालिनी दवे आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के फ्लोर नंबर 3 पर फ्लैट नंबर 304 में रहा करती थी और उसके साथ रहा करती थी उसकी बेटी काव्या दवे। कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर छोड़ा था दोस्तों। अब ये जो होती है काव्या दवे, उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है, इसके सर पर भी चोट लगी थी, खून भी बह रहा था और उस सदमे से वो बेहोश हो जाती है, उसे हॉस्पिटलाइज़ कर दिया जाता है। अब उसे हॉस्पिटलाइज़ कर दिया गया था। इधर जब पता चला कि जिसे आनंद साहब ने जिसे ठोक दिया है वो कोई टेररिस्ट नहीं था, वो तो जो है एक आईएएस का बेटा था। और सबसे बड़ी बात तो आश्चर्यचकित सबको ये कर रही थी कि वो टेररिस्ट था, ऐसी बात पुलिस ने क्यों फैलाई। अब अपर अधिकारियों तक जब बात जाकर के पहुँचती है तो आनंद को बहुत ज़ोर की फटकार लगती है। वो कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने एक आईएएस के बेटे को मार दिया और उसे टेररिस्ट भी घोषित कर दिया। आनंद शिंदे जो है लगातार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि साहब ये टेररिस्ट वाली बात कहाँ से आई, ये हमें नहीं पता। हम में से किसी ने भी ऐसा बयान किसी भी प्रेस वाले को नहीं दिया है कि वो जो लड़का था वो आतंकवादी था। लेकिन अपर अधिकारी जो होते हैं, उच्च अधिकारी, तो उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं 3 दिन का समय है तुम्हारे पास, 3 दिन में या तो तुम अपनी सफाई दो, जस्टिफिकेशन दो, या इस केस को ख़त्म करो, या समझ के चलो कि तुम्हारी नौकरी गई और उसके बाद तुम पर इंक्वायरी बैठेगी और तुम्हें सज़ा होगी, सो अलग। अब आनंद शिंदे जो है वो बहुत ही परेशानी में आ जाता है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन थे दोस्तों इस केस को फाइनल करने के, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार और सख्त किस्म का इंसान ऑफिसर होता है। उसकी ईमानदारी की और न्यायप्रियता की कायल होती है दोस्तों। वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं और उसके बाद टीम जो है अपने काम पर लग जाती है। आनंद शिंदे अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल जाकर के पहुंचता है काव्या का बयान लेने के लिए। उस वक्त वहां पर काव्या की मां मालिनी मौजूद होती है और एक लड़का मौजूद होता है जिसका कि नाम कुणाल होता है। जब पूछा जाता है कुणाल के बारे में तो मालिनी बताती है कि ये दूर के रिश्ते का भाई लगता है काव्या का। अब उस वक्त काव्या से जब सवाल जवाब करने लगती है पुलिस, तो काव्या कहती है मैं अभी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। मालिनी कहती है साहब अगर आप चाहें तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती हूँ। पुलिस कहती है ठीक है। आनंद शिंदे सवाल पूछते हैं मालिनी से कि ये सूरज कौन था और सूरज जो है काव्या की जान लेना क्यों चाहता था, पूरी कहानी क्या है बताइए। इस पर मालिनी बताती है कि साहब ऐसा है कि मैं और मेरी बेटी जो है इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में रहा करते थे और इसके पिता का साया हमारे सर पर से 5 साल पहले ही उठ गया था। कैसे तैसे मैं छोटी मोटी नौकरी करके काम चलाती थी, लेकिन घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। अब जब काव्या जो है कमाने लायक हुई, इसकी पढ़ाई पूरी हुई, तो इसने जॉब तलाशनी शुरू करी। अब ये दिखने में भी सुंदर थी तो इसने मॉडलिंग करने की और फिल्मों में हाथ आजमाने की सोची। अब इसके लिए हम जो है दर दर भटकने लगे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के चक्कर लगाने लगे, इसका पोर्टफोलियो तैयार करवाया और हमें तभी पता चला कि सूरज कदम नाम का एक व्यक्ति है जो कि फिल्में प्रोड्यूस करता है, मराठी फिल्में। और इसलिए मैं और काव्या एक दिन उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाकर के जब पहुँचे और उनसे जब हमने मुलाकात की, उन्हें पहली नज़र में ही काव्या देखते ही पसंद आ गई थी और उन्होंने जो है इसे अपनी फ़िल्म के लिए साइन कर लिया था। अब उसके बाद से काव्या का और सूरज का मिलना जुलना होने लगा था। लेकिन अभी 15 से 20 दिन ही बीते थे कि सूरज जो है एक दिन अचानक से घर पर आता है और मुझसे कहता है कि आंटी मैं काव्या से प्यार करता हूँ और मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ। अब ये बात जब मैंने काव्या से पूछी तो काव्या ने भी कहा कि हाँ मुझे भी प्रपोज़ किया था सूरज ने, लेकिन मैंने कह दिया था कि जैसा मेरी माँ कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। सूरज कहता है आंटी मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करूँगा, बस कुछ समय की बात है, थोड़ा समय आपको रुकना होगा, मैं अपने घर पर बात करके अपने परिवार को जो है काव्या के लिए मना लूँगा। लेकिन तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काव्या जो है किसी फिल्म में काम नहीं करेगी, किसी के दर नहीं जाएगी, किसी के ठोकरे नहीं खाएगी। तो इस पर मालिनी ने कहा था कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, तो इस पर सूरज ने उससे कहा था कि मैं आप लोगों को 2 लाख रुपए महीना दूंगा घर खर्च के लिए। इस पर आनंद शिंदे और पूरा जो उसके साथ टीम थी शॉक्ड हो जाती है, कहती साहब 2 लाख रुपए में तो हम सबके घर चल जाते हैं, इनको अकेले घर चलाने के लिए सूरज 2 लाख रुपए दे रहा था। आनंद शिंदे बात को कंटिन्यू करते कहते अच्छा तो फिर क्या हुआ। मालिनी बताती है कि साहब 7 महीने तक तो सूरज लगातार जो है 2 लाख रुपए हर महीने हमें देता रहा था और वो अब काव्या से मिलने लगा था और जब चाहता हमारे घर भी आ जाता और काव्या के साथ बाहर भी घूमा फिरता। अब काव्या के और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं रहा था जो एक पति पत्नी के बीच में नहीं होता है, सब कुछ इनके बीच में हो चुका था।
लेकिन 7 महीने होते होते हमारे भी सब्र का बांध टूटने लगा था। हमें ऐसा लगने लगा था कि कहीं सूरज जो है हमें हर महीने पैसे देकर कहीं काव्या का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और 7 महीने के बाद एक अचानक घटना ऐसी घट जाती है कि 7 महीने के बाद से सूरज ने घर पर आना बंद कर दिया था। वो ना ही काव्या को फ़ोन लगा रहा था, ना ही काव्या का फ़ोन रिसीव कर रहा था। और उसके बाद उसने पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। 2 महीने हम लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, हमें खाने के लाले पड़ने लगे, तो मैं और काव्या जो है एक दिन सूरज के घर जा पहुँचे। और वहाँ पर उनका सामना होता है संदेश कदम से, जो कि सूरज के पिताजी थे, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे। और वो काव्या को और उसकी माँ मालिनी को बुरी तरीके से लताड़ते हैं, उन्हें बहुत खरी-खोटी और उल्टा-सीधा सुनाते हैं। तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है और काव्या जब सूरज से कहने लगती है कि अपने पिताजी से बताओ कि हम तुम्हें लूट नहीं रहे, तुम और मैं बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुमने ही वादा किया था मुझसे शादी करने का, इसलिए तुम खर्चा भी दे रहे थे। सूरज जो होता है अपने पिताजी के सामने इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है। और उसके बाद मालिनी बताती है कि मालिनी को और काव्या को धक्के दे करके वहाँ से निकाल दिया जाता है उस बंगले से। अब दोनों निकल करके आ चुकी थी। अब इनके पास जो है खर्चे के लिए पैसे नहीं पड़ रहे थे, घर चले तो कैसे चले। इस वजह से काव्या ने जो है फिर से काम की तलाश शुरू कर दी थी। और वो जो है उसे बड़े ही मुश्किल से एक ऐड मिल गई थी। अब वो उसमें काम करने लगी थी और आगे भी काम की तलाश जारी थी। लेकिन सूरज को जैसे ही पता चला कि काव्या फिर से काम करने लगी है, लेकिन अगले ही दिन सूरज घर पर आकर के पहुंचता है और काव्या से और मुझसे माफ़ी मांगने लगता है कि अपने पिताजी के सामने मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैं काव्या से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, अपने परिवार को भी मना लूँगा और काव्या से शादी कर लूँगा। मुझे कुछ समय थोड़ा सा और चाहिए और रुपए मैं अभी आप लोगों को दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स जो है पापा ने जो है खाली कर दिए हैं। बस लेकिन थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए। उसके बाद सूरज चला जाता है। सूरज ने तो वक्त मांग लिया था, लेकिन हमारे पास तो घर का खर्चा चलाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन काव्या को निकलना ही पड़ा। और काव्या फिर से काम की तलाश करने लगी और उसे एक ऐड फिल्म मिल गई थी, वो उसमें काम करने लगी और आगे के भी काम वो तलाशने लगी। लेकिन जैसे ही सूरज को पता चला तो सूरज जो है इस बात के लिए गुस्सा करने लगा, नाराज़ होने लगा और दबाव बनाने लगा कि काव्या जो है वो काम ना करे। और इसी बात से नाराज़ होकर, क्योंकि जब काव्या ने सूरज की बात नहीं मानी, तो बंदूक लेकर के घर पर आ गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो सब कुछ आप जानते ही हैं। आनंद शिंदे साहब जो होते कहते ठीक है, लेकिन जब काव्या बयान देने लायक होगी तो उसके बाद काव्या का भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस अब अपनी आगे की तफ्तीश में लगी थी, बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकाल रही थी। वो जो बंदूक लेकर के सूरज आया था वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है उसका पता निकाला जाता है। तो उसके पिताजी जो थे आईएएस ऑफिसर संदेश कदम, उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड होती है। उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे बिना बताए ही लेकर के गया था मेरा बेटा। इस पर जो होते हैं आनंद शिंदे साहब कहते, साहब एफआईआर तो आपके खिलाफ भी दर्ज होगी, कार्रवाई तो आपके खिलाफ भी होगी। अब इस बात से जो है वो संदेश कदम जो होता है वो इस प्रकार चिढ़ता है कि वो इसी के खिलाफ प्रेस मीटिंग करता है, प्रेस वार्ता करता है और वहाँ पर जो है इसी के कच्चे चिट्टे खोलने की कोशिश करता है आनंद शिंदे के, कि इसके 2 होटल्स हैं, इसकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ की फ़ीस 7 लाख रुपए है, इतने पैसे कहाँ से आता है। इसकी जो पत्नी थी वो पहले सरकारी नौकरी करती थी, अब उसने नौकरी भी छोड़ दी है। आखिर इस सब के पीछे रीज़न क्या है। मतलब ये जो है इसने मेरे बेटे को जो है सुपारी लेकर के उसका एनकाउंटर किया है। अब किसके कहने पर किया है ये तो आनंद शिंदे ही बताएगा। अब इस प्रकार की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पुलिस महकमे में फिर से हड़कंप मच जाता है, इस पे दबाव बनने लगता है। लेकिन आज सिर्फ दूसरा ही दिन था दोस्तों, उसके पास एक दिन अभी भी बचा था और आनंद शिंदे ने हार नहीं मानी थी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, घंटे कम होते जा रहे थे, आनंद शिंदे के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी दोस्तों। उसके पास समय नहीं था। वो दूसरे दिन ही जो होता है अपनी एक पुलिस वाली से कहता है कि तुम तुरंत जाओ हॉस्पिटल और देखो काव्या हाउस में आई क्या, उसका बयान लेना बहुत ज़रूरी है। वो पुलिस वाली जो होती है सिपाही जब जाकर के हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ से जब आनंद शिंदे को फ़ोन लगाया जाता है कि काव्या ने जो है उसने तो यहाँ से डिस्चार्ज ले लिया है और उसकी माँ और काव्या तो यहाँ पर है ही नहीं। वो उसे घर पर जाकर के पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर भी ताला लटका हुआ होता है। वहाँ पर ना उसकी माँ मिल रही थी, ना ही काव्या का ही कुछ पता था। अब ये लोग आनंद शिंदे अब परेशान हो चुके थे कि आखिर दोनों ने डिस्चार्ज कैसे ले लिया और एक गई तो कहाँ गई। मालिनी दवे को फ़ोन लगाया जाता है, उससे फ़ोन पर बात होती है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। और पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुमने डिस्चार्ज क्यों लिया, तो वो कहती है डिस्चार्ज मैंने नहीं लिया, ज़बरदस्ती काव्या ने डिस्चार्ज लिया, उसने मेरी एक ना सुनी और उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए। वो कहते कि अब काव्या कहाँ है, तो उसके बाद वो कहती कि काव्या तो शाम को 6 बजे तक तो घर पर ही थी, लेकिन 6 बजने के बाद वो अचानक से तैयार हुई और कहीं जाने लगी। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि वो बहुत अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, अगर नहीं गई तो आने वाला जो काम है वो काम मुझे नहीं मिलेगा। और उसके बाद काव्या जो है चली गई और उसके बाद काव्या अब तक लौट करके नहीं आई थी। इस वक्त बज रहे थे रात के 10
और काव्या का फ़ोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा होता है दोस्तों। मालिनी दवे को तो जाने दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जो होती है सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में लग जाती है कि आज के सारे दिन के आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज निकालो। पूरी रात बीत चुकी थी दोस्तों, लेकिन काव्या लौट करके घर नहीं आई थी। और सुबह-सुबह पुलिस को एक फ़ोन आकर के पहुँचता है और पुलिस उस स्पॉट पर जब जाकर के देखती है तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि उस बंद पड़ी फैक्ट्री के कंपाउंड में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश किसी और की नहीं, वो लाश काव्या दवे की ही थी दोस्तों। मौका मुआयना पंचनामा किया जाता है, काव्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और उसके बाद जो है उसकी माँ को भी खबर कर दी जाती है। माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पहले दिन की और पहले रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस बुला ली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर पुलिस को तब मिलती है जब पुलिस को ये पता चलता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ये खबर जो है उसी यूट्यूब चैनल पर, न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर चल चुकी थी कि काव्या दवे जो है उसकी हत्या हो चुकी है। और वो ये भी न्यूज़ फैला रहा था कि क्या उसकी हत्या सूरज कदम का एनकाउंटर का सच छुपाने के लिए करवाई गई है। क्या पुलिस नहीं चाहती थी काव्या बताए कि सूरज जो था वो आतंकवादी नहीं था और पुलिस ने उसका फेक एनकाउंटर किया है, इस वजह से पुलिस ने ही जो है काव्या की हत्या करवा दी है। अब आनंद जी जो शिंदे होते हैं, इन्हें उस पत्रकार पर बड़ा गुस्सा आता है। कहते बाकी सब बाद में होगा, मेरी नौकरी जाए तो जाए, सबसे पहले तो इस पत्रकार को उठाओ। तुरंत पुलिस का एक दल जाता है, उस पत्रकार को उठाता है और उठा करके थाने लेकर के आता है और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो जो बात बताता है उससे पुलिस के पूरे पसीने छूट जाते हैं दोस्तों। वो बताता है, साहब आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आपसे किसने कह दिया कि काव्या जो थी वो सूरज की गर्लफ्रेंड थी? दरअसल काव्या तो सूरज की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। सूरज जो था वो तो काव्या का कस्टमर था, काव्या का ग्राहक था। दरअसल काव्या जो थी वो डार्क साइट पर जो है अपनी पिक्स अपलोड कर करके वहाँ से कस्टमर ढूंढा करती थी और उनके साथ रातें बिताया करती थी और वहाँ से वो पैसे कमाया करती थी। और सूरज भी उन्हीं में से एक कस्टमर था काव्या का। पुलिस को ये बात पता चलती है, तभी जो है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी अगर आ जाती है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स की, और फुटेज जब देखी जाती है तो काव्या की माँ ने बताया था कि काव्या जो है शाम को 6 बजे के बाद घर से निकली थी, जबकि काव्या जो है दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच ही अपनी माँ मालिनी के साथ, और साथ में उस वक्त वो लड़का भी था जिसे उसने मुँह बोला भाई बताया था, जिसका कि नाम कुणाल होता है, उन दोनों के साथ वो निकली थी। और उसके बाद जब वापसी लौट करके आई थी तो मालिनी घर पर अकेली आई थी, ना कुणाल आया था, ना ही काव्या लौट करके आई थी। वो सीसीटीवी फुटेज जब इस पत्रकार को दिखाई जाती है तो वो कुणाल को पहचान लेता है, कहता है साहब ये कोई इसका मुँह बोला भाई नहीं है, यही तो वो एजेंट है जो डार्क साइट चलाता है और यही वो तो है वो व्यक्ति जो कस्टमर ढूंढ करके लाता है, काव्या के लिए लाता था। एक टीम पुलिस की तुरंत रवाना होती है, कुणाल को भी ढूंढा जाता है, उसे भी उठा करके लाया जाता है और उसके बाद मालिनी को भी थाने में लेकर के आया जाता है दोस्तों। और तीनों से बिठा करके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो एक नाम ऐसा निकल करके सामने आता है जिस व्यक्ति का नाम मैं बता भी नहीं सकता हूँ अभी। वो व्यक्ति भी जो था महाराष्ट्र शासन में एक उच्च अधिकारी होता है और उस उच्च अधिकारी को भी जो है पुलिस वहाँ पर लेकर के आती है। वो वहाँ पर आकर के अपने पद का जो है धौंस जमाने लगता है, लेकिन आनंद शिंदे उसे झड़क देता है और उसके बाद वहाँ पर बिठा करके जब पूछताछ की जाती है तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकल करके सामने आती है दोस्तों कि मालिनी दवे जो थी वो अपनी बेटी काव्या दवे से इस प्रकार का काम करवाया करती थी। काव्या नहीं चाहती थी इस प्रकार का काम करना, लेकिन मालिनी दवे उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती ऐसा काम करवाया करती थी। डार्क साइट पर कुणाल के जरिए से काव्या की फ़ोटो डाली जाती थी और वहाँ से काव्या के लिए जो है ग्राहक ढूंढे जाते थे और काव्या की बोली बहुत लाखों में लगा करती थी। और उसी में से एक ग्राहक सूरज था। सूरज ने जब पहली बार काव्या को देखा और उसकी बुकिंग की, उसने काव्या को देखा तो देखता ही रह गया। उसे काव्या से सच में प्यार हो गया था और उसने उसके बाद काव्या से कहा था कि तुम ये सब काम छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए हर महीने दूंगा ताकि तुम्हें घर खर्च की चिंता ना हो और तुम्हें ऐसा काम ना करना पड़े। और इसलिए उसके बाद से वो हर महीने 2 लाख रुपए 7 महीनों तक उन्हें देता रहा और इन 7 महीनों में काव्या ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था दोस्तों। लेकिन जैसे ही इसके सूरज कदम के पिताजी को पता चला था, संदेश कदम को, आईएएस ऑफिसर को, और उन्होंने जब सूरज के सारे अकाउंट खाली कर लिए और सूरज के और काव्या के प्यार पे बंदी से लगा दी, तो उसके बाद से सूरज जो है पैसे नहीं दे पा रहा था काव्या को। अब इन्हें जब पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी तो मालिनी जो है फिर से फोर्स करने लगी काव्या को ये सब काम करने के लिए। जब काव्या ने मना किया तो उसे ज़बरदस्ती ये काम करवाने लगी और जब सूरज की बात पता चली तो सूरज ने समझाने की और रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब भी काव्या और मालिनी नहीं माने तो सूरज उस दिन गुस्से में अपने पिताजी की गन लेकर के आकर के पहुंचा था डराने धमकाने के लिए। और मालिनी ने जो है नीचे आकर के कुछ इस प्रकार का माहौल बनाया कि पुलिस आई और पुलिस ने जो है उस वक्त जब उसने काव्या की कनपट्टी पे गन तानी तो काव्या की जान बचाने के लिए आनंद शिंदे साहब को फायर करना पड़ा, जिसमें सूरज की जान चली गई। और एक टेररिस्ट वाली बात उस पत्रकार ने फैलाई थी और ये सब को जो
खेल रचा हुआ था, ये काव्या की माँ का रचा हुआ था। अब बात ये आती थी कि काव्या मरी तो मरी कैसे, काव्या को किस लिए और क्यों मारा गया। तो बात ये निकल कर के सामने आती है कि काव्या की माँ ने काव्या की फिर से बुकिंग ले ली थी एक शासन में काम करने वाले उच्च अधिकारी की, और बुकिंग इस बार हुई थी दोस्तों पूरे 8 लाख रुपए में। और इतने बड़े पैसे का लालच काव्या की माँ मालिनी को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज लिया और उसके बाद काव्या को घर ला करके तैयार करके कुणाल के साथ लेकर के उस ऑफिसर के बंगले पर चली जाती है। बंगले में मालिनी और कुणाल नीचे बैठक में बैठे होते हैं, ऊपर बेडरूम में काव्या होती है। वो अधिकारी जाता है उसे संबंध बनाने कोशिश करता है, लेकिन काव्या जो है करने से मना कर रही थी दोस्तों। और जब वो ऑफिसर चिढ़ जाता है तो नीचे आकर कुणाल से और मालिनी से कहता है कि मुझे मेरे 8 लाख रुपए वापस कर दो और अपनी लड़की को लेकर के यहाँ से निकलो, ऐसे नाटक करने वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए। काव्या की माँ मालिनी कहती है मैं उसे समझा करके आती हूँ, और मालिनी जब ऊपर आकर के पहुँचती है और काव्या को समझाने लगती है तो काव्या की मालिनी की बहस होती है और बहस लड़ाई में तब्दील हो जाती है दोस्तों। मालिनी को इतना गुस्सा आता है कि मालिनी जो है उसका गला दबाने लगती है, और गुस्से गुस्से में उसका गला इस प्रकार से दबा देती है कि काव्या की वहाँ पर जान ही निकल जाती है दोस्तों। और जब उसकी जान वहाँ निकल जाती है तब मालिनी को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुणाल और वो अधिकारी सब कुछ जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं। अब बात आती थी लाश को ठिकाने लगाने की, तो उसी अधिकारी की गाड़ी से जो है काव्या की लाश को जो है ले जा करके उस बिल्डिंग के कंपाउंड में बंद पड़ी फैक्ट्री के कंपाउंड में ले जा करके फेंक दिया जाता है दोस्तों, ताकि लाश लावारिस लगे और काव्या के साथ क्या घटना हुई किसी को पता ही न चल पाए। इस प्रकार से घटना जो है निकल करके सामने आई थी, और 3 दिनों के अंदर अंदर उस पुलिस अधिकारी जिसका कि नाम आनंद शिंदे था, उसने इतने बड़े केस को जो है पूरी तरीके से खोल करके रख दिया था दोस्तों।